जाएंगे सबको। ये ग्रुप में आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि एडमिन ही कर सकता बस। अच्छा चलो इसको एक दो है ना लिख लेते हैं। लिखे मैडनेस कॉलन ब्रेन इज इक्वल टू पैरालिसिस। मैडनेस मैं भी लिख देती हूँ। ये उसने आपको वो दिया हुआ मतलब दिखाने के लिए कि आपने किस तरह की एनालॉजी बनानी है। अब एनालॉजी आ गया, आपने पैरालिसिस का दूसरा बताना है कि क्या हो सकता है। पहले लिख लो, मैं आपको समझाती हूँ कैसे बताना। आर्म्स, बॉडी, नर्व्स, नन ऑफ दीज। ये आपको इस तरह के एमसीक्यू आता है इंग्लिश में ना। इस तरह के एमसीक्यू आता है जब उसने आपको एक पेयर बना के दिया होता है और दूसरा एक वर्ड दिया होता है, आपने उसके साथ का ऑप्शन में से कोई पेयर बनाना होता है। तो उसने ऑप्शन क्या दिया हुआ है? आर्म, बॉडी और नर्व। अब इसमें आपने सीखना क्या है? जो इसने इसकी एनालॉजी बनाई है ना, देखो इंसान पागल होता है तो कौन सा ऑर्गन इम्पैक्ट होता है? ब्रेन। तो अब आप देखें पैरालिसिस होगा तो इनमें से क्या चीज इम्पैक्ट होगी? नर्व। पैरालिसिस हमेशा नर्व, आपकी नर्व काम करना छोड़ देती है। तो वो जिस हिस्से में काम करना छोड़ती है आपका वो हिस्सा जो है इफेक्ट हो जाता है। इस तरह आपने ये एनालॉजी बनानी। देखो ना, मैडनेस इज अ डिजीज। पागल होना इज डिजीज ना। कौन से ऑर्गन को इम्पैक्ट करती है? Brain। तो पैरालिसिस इज अ डिजीज ना। अब किस चीज को इम्पैक्ट कर रही है? नर्व्स को। अगर आप दूसरे पे जाओ ना, आर्म्स और बॉडी पे, पैरालिसिस आपको पूरी बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है, तो फिर उसने स्पेसिफिक आर्म्स क्यों लिया हुआ है? कॉमन सेंस लगाओ ना, आर्म्स क्यों लिया हुआ है? अच्छा अगर हमारे पास नर्व का ऑप्शन ना होता फिर हम बॉडी पे जाते, क्योंकि वो आपको पूरा इम्पैक्ट कर सकती है। लेकिन वो सही से इम्पैक्ट किसको कर रही है, ये आपने उसको बताना है कि ये डिजीज किस चीज को इम्पैक्ट कर रही है। उस चीज के साथ आपने उसका पेयर बना देना। हाँ बिल्कुल, समझ आ गई बात? ये एनालॉजी और कुछ भी नहीं है इसमें। आपने सिर्फ इसका लिंक क्रिएट करना होता है। मैं देखती हूँ कुछ इसमें और कोई एक दो है तो, ये इतनी ज्यादा आती भी नहीं है, एक दो ही आती है। चलो बताना तो है ना बच्चों को। एंटोनिम सिनोनिम इसमें दिए हुए हैं, वो आपने अब बुक में से रट्टे मारने होंगे कि मुझको, क्योंकि ये कोई भी पेट वो नहीं है कि ये वाले वर्ड्स दूंगी तो यही आएंगे, वो कुछ भी हो सकता। इंसिजर और स्कैल्पल लिखे। इंसिजर, ये उसने आपको पेयर बना के दिया हुआ, इंसिजर और स्कैल्पल। अच्छा जी, अब आपने आगे उसमें लिखे टेलर रेशो शर्ट। ऑप्शंस लिखवा रही हूँ, अब इसमें से आपने एक पिक करना है। टेलर, शर्ट, ये एक ऑप्शन है। डॉक्टर, हॉस्पिटल, मतलब ऐसे लिखना है ये, डॉक्टर कॉलन हॉस्पिटल। टेलर, शर्ट, डॉक्टर, हॉस्पिटल, नेवी, लेफ्टिनेंट। नेवी, लेफ्टिनेंट, कट, सॉ। 2 मिनट ले लें, इस पे सोचें, बोलना किसी ने नहीं है, इस पे सोचें इसका क्या हो सकता है आंसर। पहले मुझे सिर्फ ये एक इसमें करके बता दें कि इसमें क्या कॉम्बिनेशन क्या बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ है। बोलना नहीं है, ये टूल्स है, टूल्स है। क्या कहते हैं, ये साइंटिफिक उसमें हम यूज करते हैं, ये टूल्स है।
अच्छा कर लो सर, आई नो आई हैव यूज्ड इट, पता चलेगा। अभी सबर करो, उनको पता करना है तो। ये ऑनलाइन वाले बच्चे मैसेज कर रहे हैं। बच्चे आप लोग ना अभी मुझे मैसेज ना करो, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता दो। सिर्फ ना बच्चे, आप बाहर जाके बात कर लो, सिर्फ मुझे बता दो भी रिलेशन क्या बिल्ड हुआ होगा। देखो ना बाकी ऑप्शन क्या थे, टेलर शर्ट, डॉक्टर हॉस्पिटल, नेवी लेफ्टिनेंट, कार्ड था। डॉक्टर और हॉस्पिटल होगा, हर बंदा अपने हिसाब से बताएगा ना। शर्ट होगा, वो बेचारे को अपने हिसाब से सोचने दो। फीमेल डोमिनेंसी हर जगह चल रही है, क्योंकि आपको शायद इनका नहीं पता, पता है इनका, तो फिर क्यों नहीं समझ आई। आपने इस तरह का पेयर, एक पेयर निकालना है इस तरह का, जो इस तरह की सेंस दे रहा हो। हाँ जी, नहीं भी सही आएगा तो क्या ही हो जाएगा। हाँ, समझ नहीं आए। हाँ जी, सर आपने निकाल लिया क्या है, क्या है ये। मैंने आपको बोला आई हैव यूज्ड इट, मेडिकल टर्म का है ये। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि ये मेडिकल टर्म है तो डॉक्टर पे जा रही है बात, दिस इज अ टूल। ओके, हाँ जी, कौन सा दांत होता है इंसिजर, केनाइन के पीछे वाले, केनाइन कौन से होते हैं। सर आई एम अ डॉक्टर, मैं सिर्फ टीज कर रही हूँ, मुझे पता है इसलिए मैं बोली। हाँ जी, हाँ, तुम लोग कौन सा बंदा था जो तुम लोग की क्लास से आगे मुझे मेडिसिन लिखवा दे जा रहे हो? नहीं। आज भी अकेडमी की तरह मुझसे मेडिसिन लिखवा के जा रही है, लेटेस्ट नहीं होता, इसलिए तो मैं बोल रही थी मुझ पे यकीन कर लो, मुझे पता ही क्या है। अच्छा, देखो ये इस टाइम ये पेयर क्या बता रहा है, ये आपको पता चल रहा है कि ये टूल है। अब जो हमने नीचे सारी बात की है, शर्ट टेलर, क्या ये टूल है, टेलर टूल है, शर्ट उसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है ना टेलर जो करेगा। डॉक्टर और हॉस्पिटल पेयर है, लेकिन क्या इसकी तरह का पेयर है, उसमें टूल है कोई, नहीं। नेवी और लेफ्टिनेंट कोई टूल है, तो फिर कट और सॉ, व्हाट इज सॉ इज दिस, कुल्हाड़ी हो गई, सॉ हो गई, एक वो जो टाइल कट करने वाला एक बहुत बड़ा सा टूल होता है, उसको भी सॉ बोलते हैं, लेकिन हाँ तो टूल है ना, जैसे ये टूल है उधर भी टूल है, बाकी तीनों में कोई टूल था नहीं, तो इसका मतलब है वो ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्योंकि वो आपको बता रहे सेम इस तरह का पेयर। अगर आप इसको लो ना, इसको भी दांतों वाली टाइप को, कुछ आपके मोलर्स होते हैं, कुछ इंसिजर होते हैं, कुछ कैनाइन होते हैं, ठीक है, उनको गोली मारो, ये आपके दांतों का एक एक सेट है जिसको हम इंसिजर बोल रहे हैं, और ये टूल है, ठीक है। तो वो जो दूसरा है, अगर आपको इंसिजर की फिर भी समझ नहीं आई ना, स्कैल्पल सबको पता होता है क्या होता है, दिस इज अ टूल। अच्छा अगर आपको ये भी नहीं पता लग रहा कि ये क्या है, नहीं समझ आ रही ना ये क्या है, तो बाकी जो हमारे तीन ऑप्शन है उसमें कोई एक प्रोफेशन है और उस प्रोफेशन का डिपार्टमेंट है, तो वो तीनों इसमें देखो कोई प्रोफेशन है कोई डिपार्टमेंट होता तो आपको समझ आ जाती है कि इसमें भी कोई डिपार्टमेंट है कोई बंदा है, इसमें वैसा कुछ नहीं है ना। तो अब हमें कटसो का भी नहीं पता मतलब क्या है, हमें इसका भी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि वो तीनों चीजें इसमें नहीं है जो बाकी तीनों में है। इट मीन्स कि सबसे ज्यादा रेलिवेंट वो ही होगा जो हमें भी नहीं पता कि क्या है, क्योंकि बाकी तीनों में वो डिपार्टमेंट भी दे रहा है, डिपार्टमेंट में जाने वाला बंदा भी दे रहा है,
ना इसमें मुझे कोई डिपार्टमेंट दिख रहा है, ना बंदा दिख रहा है, ना उसमें कुछ दिख रहा है। इस तरह भी आप ये लगा सकते हो अगर आपको मतलब नहीं पता। अगर मतलब पता है टूल है तो टूल जाके लगा दो। समझ आ गई बात? अब आई है? चलो शुक्र है। तो उसके लिए दूसरा बताया ना, रिलेट कर लो, रिलेट कर लो। तो इसका नहीं पता तो वो तो दिख रहा है ना कि बाकी तीनों में वो बंदा भी बता रहा है और उनके जाने का वो जगह भी बता रहा है। इसमें नहीं बता रहा और लास्ट वाले में नहीं बता रहा। अब इस तरह कुछ इंजीनियरिंग का भी तो आ सकता है ना जो मुझे नहीं पता, तो वो रिलेट करके ऐसे ही करेंगे फिर। अब तो मैथ्स की को टर्मिनोलॉजी दे दिया, वो तो मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता। फिर तुक्का ही लगाऊंगी, फिर ऐसे ही लगाऊंगी, जो बहुत ज्यादा सही लग रहा है वो लगा दूंगी। अच्छा, देखिए और कोई है तो वो भी कर लेते हैं। कूलनेस, नाइट, ये लिखा हुआ है पिक आउट अ पेयर। सुन ले पहले एमसीक्यू क्या है, ये नहीं लिखना। पिक आउट अ पेयर दैट हैज द सेम रिलेशनशिप एज गिवन इन दी कैपिटलाइज्ड पेयर। जो पेयर मैं बोल रही हूँ उसकी तरह का सेम रिलेशनशिप का पेयर आपने ऑप्शन में से निकालना है, ठीक है? जो उसने दिया हुआ है वो है कूलनेस, नाइट। ये लिख लो, कूलनेस और नाइट, इसी तरह कूलनेस और नाइट। ऑप्शंस लिखे, ब्लैक, येलो, ब्लैक, येलो। पता है ना कैसे लिखना है? ब्लैक कॉलन येलो। ह्यूमिडिटी, सनशाइन, ह्यूमिडिटी, सनशाइन। थर्ड, वार्मथ, डे, वार्मथ, डे, वार्मथ, वार्मथ, गर्माइश नहीं होती, वार्म डे, वार्मथ डे, फियर, राइट, फियर और राइट। अब 2 मिनट ले लें इस पे सोचे और फिर, नहीं नहीं, उनको भी सोचने दो ना जो है बाकी, हौसला करो। अच्छा, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, अपना करना। अच्छा सोच लेना अभी, अभी अभी नहीं, सबर, बाकियों को भी सोचना है। इसने बताना है मुझे, इसका नाम क्या है? तो ये मैं बताना है मुझे, सोच लो, सोच के बताओ। समझ आ रही है अब? पक्की बात है? अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो वो बता दे। थोड़ा थोड़ा, चलो थोड़े थोड़े, कतरे कतरे से समंदर बनता है। अच्छा चलो, वाटर बॉडी का है ना? ये तुम लोगों की रिवीजन सेशन है जिसमें तुम लोग एनालिसिस कर रहे हो। वैसे तुम लोग यहाँ जीतेगी क्लास की करंट अफेयर की, मेरे साथ ही करंट अफेयर। तो मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चों को भी इंग्लिश रिवीजन की जरूरत है। करंट अफेयर, एमसीक्यू वाला जो कोर्स है ना, करंट अफेयर। तो ये साहब, वॉर्म थोड़े क्यों, करंट अफेयर में सारी जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन हैं तो वो कब बनी, कौन उनके हेड है, क्या कर रही हैं, इस तरह की। लेटेस्ट उनकी कोई समिट हुआ है, कोई कॉन्फ्रेंस हुई है तो वो कब हुई है, कहाँ हुई है। असल में सीन ये होता है कि जो आपका जीके है ना, जीके बहुत पोर्शंस में डिवाइड होता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लोग आपको पढ़ाएंगे ना, एक टीचर से आप भी पढ़ के बोर हो जाएंगे। तो जो उन्होंने पढ़ा दी है वो पढ़ा दी, जो रहती है वो मैं पढ़ा दूंगी। डिफरेंस है तो। अब वो क्या कर रहे हैं, हाँ।
तो अब मुझे नहीं पता आपने उनके साथ क्या पढ़ा है, वो मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगी ना, फिर वो मंडे से करें। जीएस से आपका हो गया, जनरल साइंस, एवरीडे साइंस, फटाफट मुझे बनाना पड़ता। हाँ जी, आता भी नहीं होगी यार, कोई बात नहीं। हाँ जी, ऑप्शन बताओ तो एम कैसे। अच्छा अच्छा, बाकी इसके ऑप्शन क्या है? ह्यूमिडिटी और सनशाइन नहीं बन सकता, क्या है इसमें पे? कौन तो डे है, बन सकता है। हाँ जी, ये जरा भाई को ही लाओ अपने सर, ऑप्शन बता दें। वहाँ पर डे लग रहा है। हाँ जी, ह्यूमिडिटी तो नाइट में भी होती है, यू वांटेड टू से दिस, ह्यूमिडिटी तो नाइट में भी होती है। ठीक है ओके, इसका मतलब अब समझ आ गई है ना क्या बात है। अगर मैं बोलूँ कोई सही चीज सही है तो जरूरी नहीं है मैं चेक करने के लिए भी बोल रही होती। हाँ। ईडीएम्स भी पूछूं, ईडीएम्स आप लोगों ने याद करना। अच्छा, लिखे जी, pick out a pair that has the same relationship, germ infection, वो रहने दो, germ infection, ऐसा पेयर निकालना, germ infection। ये थोड़ा सा tricky है। ऑप्शन, मून, ल्यूनर, मून, पहला ऑप्शन है मून और ल्यूनर। ल्यूनर क्या होता है, क्या? चांद, चांद ये इक्लिप्स होता है, ग्रहण। फॉरेस्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग, फॉरेस्ट स्प्रिंग। थर्ड है वॉच टाइम, वॉच कॉलन टाइम, वॉच वॉच वॉच, वॉच टाइम। फोर्थ है डाउनपोर, फ्लड, डाउनपोर और फ्लड। ये किसका फोन है? डाउनपोर, फ्लड, कोई नहीं बोलेगा, अपना अपना सोचो। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, थोड़ा सा। किसका, ये तो मैं नहीं ना बता रही, अब इसका मीनिंग पेपर में थोड़ी वो बताएगा कि इसका मीनिंग क्या है। इस तरह तो सबको आ जाएगा, नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं बता रहा। अच्छा, उनको भी देख लो। हाँ, छोटे में नहीं होगा क्या? सब छोटे हैं। ये क्या छोटों की ट्रेट होती है या बड़ों की ट्रेट होती है? मैं भी बड़ी हूँ ना, मुझे पता है ना, बीच वाले मासूम होते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता। मैं भी बड़ी हूँ, वो थोड़े बॉसी होते हैं, मैं भी बॉसी हूँ घर में, वो उनमें वो बचपन से होता है ये, छोटे रोगे मनवा लेते हैं, बीच वाले बेचारे पिसते रहते हैं। तो ये प्लीज, नहीं, हाँ जी सर, लाओ नहीं। आपका नाम क्या है? दानिश। सोच लिया, अभी सोचना है? अच्छा सोच लो।
सोच। हाँ जी, मून और ल्यूनर लग रहा है। रिलेशनशिप बनाओ ना, रिलेशनशिप बन रहा है जो उसने दिया हुआ है उसके हिसाब से। तब तक मैं किसी और से पूछती हूँ, मुझे नाम नहीं आता है। इमरान ऑप्शन। एक मिनट, एक मिनट, दोनों तो नहीं लगाते ना, इन्हीं में नहीं कर ले आप। रिलेशनशिप तो ना बिल्ड किया। हाँ जी। क्यों? इसलिए। हाँ जी। कैसे? कैसे का भी जवाब देना है। तुम अब किसी पे भी नहीं हो। पहले अपना इनी मिनी करो, फिर मुझे रिलेशनशिप बताओ। आखिरी का बताया तो अब कैसे भी बताओ। तो अच्छा, दानिश, जो सब कह रहे हैं वही है। नहीं? अच्छा ठीक है, अब नहीं सुना दो मुझे। मून और ल्यूनर लग रहा है जी। अच्छा ठीक है। और क्यों? रिलेशनशिप बना के दो, रिलेशनशिप बना के दो। पता है क्या, मैं बताती हूँ। आपने पढ़ा हुआ है वो एक अलग बात है, रिपीट नहीं होते। ये प्रैक्टिस के लिए रिलेशनशिप बना के देना है आपने। हाँ जी, ये दो दो ये चीजें रिपीट नहीं होती है। रिलेशनशिप बना दो, अगर बनता है तो मैं मान लेती। नहीं अभी नहीं बनाओ, अब तुम्हारा हो गया ना। हाँ। अच्छा। हाँ जी। क्यों? इसलिए जो समझ नहीं आ रही थी। अच्छा हाँ जी। कैसे? अच्छा, एक बच्चा बता रहा है कि मैडम मैंने पास्ट पेपर में पढ़ा है, यही है। वो बता रहा है कि मैंने पढ़ा है मैडम, इसका यही आंसर है, तो उसको मैंने क्या कहा है, मुझे लॉजिक दो। सुनते नहीं है ये। अब उसने जब आपको बता दिया सही आंसर, फिर इस कोशिश करो इसका रिलेशनशिप बनाओ। अच्छा, क्या ऐसा क्वेश्चन था, उसने कहा जाम और इन्फेक्शन। इसका मतलब है कि एक नेगेटिव चीज है जो एक पॉजिटिव, तो इन्फेक्शन नहीं है, एक नेगेटिव चीज है जो एक मसला कॉज कर रही है। अब मून और ल्यूनर में नेगेटिव क्या है और मसला क्या है? फॉरेस्ट और स्प्रिंग में। ये तो अच्छी अच्छी बात है ना। फ्लड इज नेगेटिव ना, फ्लड तो कभी अच्छा नहीं होता। डाउनपोर है, बहुत तेज बारिश, बहुत तेज बारिश जो होती है, तेज बारिश हो रही है तो उससे नेगेटिव कुछ कॉज हो रहा है। तो बारिश भी, बहुत तेज वाली बारिश जो फसलें खराब कर दे, जो आपका आना जाना खत्म कर दे, जो फ्लड ले आए, वो भी तो अच्छी नहीं होती। तो उसको जम से हम कर लेंगे रिलेट। फिर उसने इन्फेक्शन कॉज किया, इसने फ्लड कॉज कर दिया, तो क्या मून और ल्यूनर और फॉरेस्ट और स्प्रिंग में ये हो रहा है? समझ आई? दिस इज रिलेशनशिप। ये रिपीट नहीं होते, इनको रट्टा नहीं मारना, इनका रिलेशनशिप समझना है। तो सब में है भी नहीं है। लिखो जी। टॉप बॉटम। नहीं, बॉटम ऊपर नीचे वाला, टॉप बॉटम। ये पेयर है जिसके हिसाब से आपने आगे पेयर सिलेक्ट करना। हॉस्पिटल सर्जन, हॉस्पिटल
सर्जन, आर्मी नेवी, आर्मी नेवी हॉस्पिटल सर्जन, रश फ्लो, रश फ्लो, रश फ्लो, नॉलेज इग्नोरेंस, नॉलेज इग्नोरेंस, चूज वन, अपना अपना चूज करना है, अभी नहीं बोलना। बॉटम नीचे को कहते हैं। ये भी मैंने वैसे नहीं ताना था, नहीं। ये एक ही आता है, बाकी इस तरह के नहीं आते। तो सबका ना पास हो जाए। लेकिन एक एक नंबर मैटर करता है। बोर मुझे नहीं मिल रहे, इतने ही काफी है। एक मिल गया बस, कर ले, उसके बाद फिर हम रिवीजन स्टार्ट करें। हाँ जी, सुहेब, रश फ्लो। अच्छा, और इग्नोरेंट, तुमने पास पेपर पढ़ा हुआ ना। रिलेशनशिप बना के दो। ये नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, आप बता रहे हो। ऊंचाई। अच्छा, जहालत। अच्छा, सही है। ओके, ओके, हाँ जी। क्या नाम है उसका? मुझे नाम नहीं आता। हाँ जी, मेरा एक स्टूडेंट है वो, पॉलिटिकल साइंस का। वो बेचारा ना, अच्छा मसला नहीं होता है, इनको कन्वे करना आ रहा होता है, लैंग्वेज बैरियर होता है थोड़ा सा। तो वो मुझे कहते हैं मैडम पश्तो में बता दूंगी, तुम आप बता दो। वो सारे हमारा मुंह देख रहे होते हैं, वो मुझे पश्तो में बता रहा है। मेरी मम्मा केपी की है ना, पापा पंजाबी है मेरे। हाँ जी, कैशर फ्लो, दानिश। आर्मी नेवी भी लग रहा है। नहीं, ये दो डिपार्टमेंट अलग अलग। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, नॉलेज इग्नोरेंस, क्योंकि एक चीज टॉप है, एक चीज बॉटम है, ऑपोजिट्स है ना। तो नॉलेज और इग्नोरेंस भी ऑपोजिट है, विजडम और जहालत। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन है, लास्ट एक लिख ले। बचपन में मैस्कुलर फेमिनिन किए हुए है ना, ये वही है। हॉर्स मेयर, हॉर्स,
इसकी तरह का पेयर आपने निकालना है। किधर गया? डक गीस, डक गीस, गीस, डॉग पपी, डोंकी पोनी, डोंकी पोनी, और पोनी, पोनी वो यार वो नहीं है वो क्यूट सा वो घोड़ा जो होता है। फॉक्स विक्सन, फॉक्स विक्सन, VIXEN। बच्चों मुझे व्हाट्सएप पे भी कुछ नहीं सेंड करो, मुझे चैट बॉक्स में बता दो। अपना अपना सोचो। डक और गीस, ये तो मैंने नियम पाला कि क्या होता है। अब ये नहीं पता कि इसमें मेल क्या है फीमेल। हाँ जी सुहेब। नहीं पता, तुक्का मार लो। फॉक्स और, मैंने यही बोला ना मेल और फीमेल देखना है। फॉक्स और विक्सन ही है और क्या। ये डक और गीस में गीस का मेल गूस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये नहीं है डॉग और को बच्चा और अबाग ले आए हैं। डोंकी और पोनी घोड़ा होता है। पता नहीं, पूछ के बताऊंगी क्यों कहते हैं, मुझे नहीं पता। अब मैंने थोड़ी वर्ड्स बनाए हैं। ये तो फिर आप ये भी बोल सकते हो ना मैडम इसको विक्सन क्यों कहते हैं, फॉक्सन क्यों नहीं कहते। अब मैं कैसे बताऊं। दान नहीं समझ आ गई है। अब हम रिवीजन पे चलें या और कुछ भी है अभी। ईडियम्स तो खुद याद करना है, उनके मतलब क्या है वो याद करने हैं। पास पेपर वाले एक दफा देख लो सारे, वो चांसेस ईडियम्स रिपीट होने के चांसेस होते हैं, फिर वर्ड्स होते हैं, पंचुएशन भी रिपीट हो जाती है। लेकिन ये सिनोनिम्स क्योंकि एक एक ही आ रहा होता है, ये नहीं, ये एनालॉजीज नहीं रिपीट होती। ठीक है, इसका सिर्फ आपने रिलेशनशिप समझना होता है कि उस तरह का क्या है जो इधर बन रहा है पेयर, बस और कुछ नहीं करना होता। अच्छा टाइम क्या अपनी क्लास कब तक है? अच्छा शुरू कब हुई है ये वाली? तुम लोगों का ख्याल है मैं 40 मिनट की क्लास के लिए इसमें पूछना है। अच्छा शुरू से शुरू करते हैं, सुन लो ना, तुम लोगों का रिवाइज हो जाएगा। सेंटेंस क्या होता है? मीनिंगफुल वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो मीनिंग दे रहे हो मिलके, वो हमारे पास क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस की टाइप्स क्या हैं? तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव कौन से होते थे? पॉजिटिव वाले, जिनको हम डिक्लेरेटिव भी कहते होते थे, वो सारे पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस थे। सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ, टेंसेस की बात नहीं कर रही। जुमले सिर्फ किस तरह के होते हैं, आप आम रूटीन में कौन से जुमले बोलते हो? यही ना, पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले, इंट्रोगेटिव वाले, या आप किसी को ऑर्डर देते हो, रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, या कोई दुआएं दे रहे होते हो, ऐसा ही है। हमने यही पढ़े थे। एफर्मेटिव पढ़े थे, नेगेटिव पढ़े थे, कौन से होते हैं नेगेटिव? नहीं वाले। फिर हमने इंट्रोगेटिव पढ़े थे, क्वेश्चन वाले। उसके बाद हमने पढ़े थे ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव कौन से होते थे? जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, और तीसरी चीज क्या थी? नॉन टीजिंग। तुम लोगों ने पढ़े हैं, ये रिवीजन हो रही है। हाँ जी आप तो थी। तो हाँ, इनको इम्पेरेटिव भी बोलते हैं। वो वाले जब आप किसी को जबरदस्ती या रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, उनको कोई ऑर्डर दे रहे होते हो। अब मैंने कहा था कि आपने इसमें
अगर ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस हैं तो आपको तब सिर्फ पता चलता है जब आप टोन वॉच कर रहे हो। अब लिखने में तो टोन नहीं है ना, वही दरवाजा बंद कर दो गुस्से से बोलो तो ऑर्डर है, प्यार से बोलो तो रिक्वेस्ट है। तो इस तरह के सारे जहां पे आपको लग रहा है कोई काम करने को कहा जा रहा है, वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस हैं। फिर हमारे पास एक आ जाते हैं कौन से, इनका तो पहला नहीं है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी कौन से थे? डिक्लेरेटिव इनको ही कहते हैं, एफर्मेटिव वालों को। नहीं, एक्सक्लेमेटरी थे इमोशंस वाले, जहां पे आप इमोशन किसी भी किस्म के, प्यार वाले, गुस्से वाले, हेट वाले, कोई भी, जहां पे कोई इमोशन होगा वो कौन सा होगा? एक्सक्लेमेटरी वाले। क्लियर? अच्छा, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि टेंसेस, हम टेंसेस पे गए थे, टेंसेस बने कैसे हैं? नहीं, सब्जेक्ट की बात की थी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात की थी। इसमें मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला, जो कोई काम कर रहा होता है या जिसके बारे में बात की जा रही होती है, वो हमारा होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की टाइप थी तीन तरह की, सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल में, ही जो काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है, वो सिंपल सब्जेक्ट है। कंप्लीट सब्जेक्ट बच्चे कौन सा होता है? जिसमें सब्जेक्ट के साथ उसका मॉडिफायर होता है। मॉडिफायर क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको बताई जाती है। सब्जेक्ट के कलर के बारे में हो सकता है, उसने क्या पहना है ये हो सकता है, वो क्या कर रहा था, ब्लैक कैट, ब्यूटीफुल गर्ल, कोई भी इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ अटैच्ड है, उसके दरमियान कोई वर्ब नहीं है, वो होगा उसका मॉडिफायर। फॉर एग्जाम्पल, अ बिग कैट वेंट देयर, इसमें अ बिग कैट पूरा एक सब्जेक्ट है, क्योंकि बिग जो है वो उसको मॉडिफाई कर रहा है, वो उसकी करेक्टरिस्टिक है। वेंट के बाद आया होता तो ये उसकी एडजेक्टिव में चेंज हो जाता, वेंट से पहले आया हुआ है तो वो उसका मॉडिफायर है। ये हमारे पास है कंप्लीट सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट होता है एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट काम कर रहे हो। जैसे मैं और अली दोनों वहां गए, दोनों की बात हो रही है, ये हमारे पास क्या हो गया? कंपाउंड सब्जेक्ट। क्लियर? फिर हमने बात की थी ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे काम का असर पड़ता है, ऐसे ही है। मैंने आपको बताया था दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे डायरेक्टली असर पड़ रहा होता है। ही इज राइटिंग अ लेटर, इसमें लेटर क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो आप बचपन से पढ़ रहे हो ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जिसपे काम का इनडायरेक्टली असर पड़ रहा है। क्या ऑब्जेक्ट पे काम का असर पड़ रहा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट का असर पड़ रहा है। ही इज राइटिंग मी अ लेटर, इसमें मी, लेटर मेन ऑब्जेक्ट है ना, तो अब उस ऑब्जेक्ट का किस पे असर पड़ रहा है? मी पे, तो मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूँ। क्लियर? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी वर्ब की। वर्ब की मैंने आपको दो तीन तरह की डिविजन कराई हैं। पहली डिवीजन में मैंने आपको कहा था एक एक्शन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। फिर हमने वर्ब की फॉर्म्स भी पढ़ी थी, वर्ब की तीन फॉर्म्स हैं। और जो उसकी फोर्थ जो कंसिडर की जाती है आईएनजी वाली, वो कोई फॉर्म नहीं है, ये हमने खुद अपनी आसानी के लिए लगाया हुआ है, वो हम कंसिडर करते हैं जेरिड। तीन फॉर्म्स हैं। उसके बाद मैंने कहा था वर्ब की वजह से टेंसेस की डिवीजन हुई थी दो तरह से, टाइम के और काम की नोयत के हिसाब से। तीन तरह के टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो काम या तो प्रेजेंट में होगा या पास्ट में या फ्यूचर में। तो हमने इन तीन बेसिस पे उसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डिवाइड कर दिया। फिर वर्क डन की बेसिस पे काम कितना हुआ है, हो रहा है, हो चुका है या कब से हो रहा है, इस पे हमने काम को डिवाइड कर दिया था इंडेफिनेट पे, कॉन्टिन्यूस पे, परफेक्ट पे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे। इनडेफिनेट वर्ड का मतलब क्या है? जो चीज डेफिनेट नहीं है, हमें नहीं पता काम कब हुआ है। इधर ज्यादातर हमारे पास कौन से आ रहे हैं? डेली हैबिट्स की बातें आती हैं और यूनिवर्सल ट्रूथ्स आते हैं, ऐसे ही है ना, द सन सेट्स इन द वेस्ट, इनडेफिनेट। उसके बाद कॉन्टिन्यूस, जब काम जारी है, काम हो रहा है। परफेक्ट, परफेक्ट जो हो चुका है, काम इज कंप्लीट। फोर्थ, जब हमारे टाइम भी पता है और हमें पता है कब से हो रहा है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अब आप इस एबल है, आपको पता है कि टेंसेस की डिवीजन किस बेस पे हुई है? वर्ब की बेस पर। वर्ब के टाइम के हिसाब से तीन पे डिवाइड कर दिया, काम के होने के हिसाब से
4 पे डिवाइड कर दिया, प्रेजेंट, वो इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर? उसके बाद हमने बात की फिर क्या, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम के लिहाज से डिवाइड कर दिया, किस टाइम में काम हुआ है, किस तरह, मतलब काम की क्या वर्क डन की क्या नोयत है, वो 4 में इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा जी, उसके बाद हमने फिर टेंसेस पढ़े। प्रेजेंट इंडेफिनेट से शुरू किया। प्रेजेंट इंडेफिनेट में मैंने आपको बताया मेन फॉर्मूला इज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसमें आप एस और एस उस सूरत में लगाते हो जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो आप एस और एस का इजाफा करते हो, वरना ये सेम रहता है। इसके नेगेटिव में हम जाएं तो अब नेगेटिव में हमारे पास रूल है कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, इधर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दिया डू और डज। डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ। अब हमने डू के साथ जब ईएस लगा दिया डज पे, तो हम बाद में वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाएंगे। क्लियर? उसके बाद हम आगे इंट्रोगेटिव पे। अब इंट्रोगेटिव हमारे कौन से थे, क्वेश्चन वाले, दो तरह के मैंने बताए थे, एक वो जिसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में होता है, एक वो जिसमें डब्ल्यू एच फैमिली होती है। डब्ल्यू एच फैमिली क्या है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर वाले। क्लियर? अब हमने बात की, अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सा लगाया था, डू और डज, वो पहले आ गया, सेंटेंस से पहले आ गया, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम। डब्ल्यू एच फैमिली वाला बनाया तो डब्ल्यू एच फैमिली पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, सेम स्ट्रक्चर। अब डब्ल्यू एच फैमिली हो और नॉट भी हो तो उसका मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करके दिया था, नॉट कहाँ लगेगा। सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस में नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लगता है सब्जेक्ट के बाद। क्लियर? डन। प्रेजेंट इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूस में आ गए। कॉन्टिन्यूस में हमने क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब क्या थे, इज एम आर, उसका फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। नॉट लगाएंगे कहां पे लगाएंगे, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर के बाद। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इज एम आर स्टार्ट पे, अगर डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इज एम आर से भी पहले डब्ल्यू एच फैमिली। नॉट कहाँ लगेगा डबल इंट्रोगेटिव के बाद, सब्जेक्ट के बाद। क्लियर? पॉजिटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद। परफेक्ट में हमारे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या थे, हैज हैव, क्या फॉर्मूला था, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। नॉट लगेगा तो हैज हैव के बाद, वही वाला सीन इंट्रोगेटिव में, हैज हैव पहले, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाओ, क्या उसका फॉर्मूला था, एक से लेंगे हेल्पिंग वर्ब, एक से लेंगे मेन वर्ब। परफेक्ट से क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव आ गया। मेन वर्ब किससे लेंगे, कॉन्टिन्यूस से। जोड़ने के लिए क्या कर देंगे, बीन लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर और टाइम। नॉट कहाँ लगेगा, हैज हैव के बाद, मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद, हैज हैव के बाद। और अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सिर्फ हैज हैव स्टार्ट में आ जाएगा। क्लियर? पास्ट पे आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है, सेकंड, सिर्फ अफर्मेटिव में। यही बात की थी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ यूज हो रही है, पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने इसमें भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है, कौन सा ऐड करते हैं, डेट। डेट, डेट क्यों ऐड करते हैं, डू की सेकंड फॉर्म क्या है, डू डेट डन। जब हमने एक दफा डेट लगा दिया तो आगे फिर हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। किसी भी सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, अगर पहले सेकंड आ गई है तो फिर फर्स्ट आएगी। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या आएगी हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि हमने डेट लगा दिया उसके साथ। क्लियर? उसके बाद चलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में, उसके हेल्पिंग वर्ब क्या थे, वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी। ये इसका सेम स्ट्रक्चर है, वही नॉट कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट सब्जेक्ट के बाद। पास्ट परफेक्ट का एक ही हेल्पिंग वर्ब था, क्या था, हैड। बाकी इसका भी स्ट्रक्चर सेम है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा और कौन सी मेन वर्ब आएगी, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी। क्लियर? फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनेट में हमने क्या लगाया था, विल और शैल। फ्यूचर के सारे टेंसेस में विल और शैल आएगा।
क्योंकि अगर विल शैल नहीं होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। पास्ट में हमने सेकंड लगा दिया, अगर हम विल शैल नहीं लगाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट सेम है, तो हमने विल शैल लगा दिया उधर। उसके बाद वो नॉट विल शैल के बाद विल शैल स्टार्ट में और फिर इंट्रोगेटिव में अगर नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के क्या हेल्पिंग वर्ब है? विल बी शैल बी, विल बी शैल बी थे ना। उसके बाद परफेक्ट का क्या है? विल हैव शैल हैव। विल कहाँ यूज करते थे, शैल कहाँ यूज करते थे? कौन से कंडीशंस में हम शैल को विल से चेंज कर देते थे? क्या बताया था मैंने? मैंने 3 कंडीशंस लिखवाई थी, जो नहीं आ रहा था वो मिस कर देते। अच्छा जी, मैंने कहा था आई के साथ और वी के साथ हम शेल लगाते हैं, वैसे बाकियों के साथ हम विल लगाते हैं। लेकिन हमारे पास कंडीशंस हैं जिसमें ये सीन उल्टा हो जाता है। वो ये होता है अगर आपने डिटर्मिनेशन दिखाई है, प्रॉमिस दिखाया है या थ्रेट दिखाया है, तो आप शेल की जगह विल लगाएंगे। हाँ, अगर मैं कल से पढ़ूंगी तो आई शेल होना चाहिए ना, लेकिन मैं पढ़ूंगी, मैं डिटर्मिनेशन दिखा रही हूँ, तो शेल विल से चेंज हो जाएगा। आई विल सी यू इन कोर्ट, दिस इज थ्रेट, तो आई शेल नहीं होगा, आई विल हो जाएगा। फिर आप कोई प्रॉमिस कर रहे हो, आई विल मीट यू टुमारो, तो दिस इज प्रॉमिस, तो शेल की जगह विल लगा दिया। ये 3 कंडीशन है, ठीक है। तो इसीलिए अब हम बेसिक बात ही इन 3 कंडीशंस में कर रहे होते हैं, तो मोस्टली हम विल ही यूज करते हैं हर जगह। शेल सिर्फ एप्लीकेशन में ही रह गए। मैंने आपको बताया था वी शेल बी वेरी थैंकफुल टू यू, आई शेल बी, वहां पे ना कोई थ्रेट है, ना कोई डिटर्मिनेशन है, या ना कोई प्रॉमिस है, सिर्फ आप शुक्रगुजार हो रहे हैं ना, कुछ भी नहीं और कर रहे। तो वहां पे वरना आपने हर जगह कोशिश करें विल ही लगाएं, शेल बहुत कम यूज होता है, अब नहीं यूज होता, ठीक है। किस कंडीशन में यूज हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। जहां पे ये तीनों चीजें नहीं है वहां पे आप आई और वी के साथ शेल लगाएंगे। अच्छा जी, टेंसेस कंप्लीट हो गए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन क्या होता है? अब तुम लोगों ने सब ने ये क्लासेस ली है। ओके, प्रोनाउन क्या होता है? इनकी टाइप्स हमने डिटेल में की है सारी, जो ऑल्टरनेट के ही शीट वगैरह हमारे पास प्रोनाउन है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडवर्ब, एग्जाम्पल। ओके, ये जरूरी है कि सारे एडवर्ब ली पे एंड हो? चलो, कैसे? तो मैंने तो आपको एडवर्ब आउटसाइड भी पढ़ाया हुआ है, मैंने तो एडवर्ब इनसाइड भी पढ़ाया हुआ है, टाइप्स पढ़ी थी ना उसमें। तो फिर वो तो ली पे एंड नहीं हो रहे, आउटसाइड ली होता है, तो एडवर्ब भी है ना, वो उसकी टाइप है। नहीं, नेचर पे डिपेंड नहीं करता ये, आपकी वो डिपेंड करता है कि आप क्या बात कर रहे हो। आई विल मीट यू आउटसाइड, आप मीट आउटसाइड के साथ रिलेट कर रहा है ना, आई तो नहीं कर रहा, मैं बाहर मिलूंगा तो मिलने को एम्फेसिस कर रहा है ना, ये वो एडवर्ब है। अच्छा, तो सुनी तो तुमने। कंजक्शन क्या होते हैं? ये जिसने गलत बताया ना मैं उसको छोड़ू, तुम लोगों ने सबने ये पढ़ा। फैन बॉयज वाले 3 तरह के कंजक्शन होते थे। नाउन प्रोनाउन की डिटेल में इसलिए नहीं जा रही कि वो सबकी एक जैसी हैं, कंडीशन के हिसाब से यूज होती हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन थे, और ये इन्होंने भी लिया हुआ मेरा ख्याल अलग से। डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है? चलो, बस बताइए। इंडिपेंडेंट जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, डिपेंडेंट वो है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से हैं? नाम बताया था ना, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सेम लेवल पे हैं, तो दोनों इंडिपेंडेंट हैं।
दोनों इंडिपेंडेंट थे ना कोऑर्डिनेटिंग में, दो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो दोनों डिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं। उनमें लगता था फैन बॉयज, यही लगते थे ना जो लिखवाए थे। सब ऑर्डिनेट में एक सब ऑर्डिनेट है, इसका मतलब है एक डिपेंडेंट है दूसरे पे। ऐसे ब्लैंक है बिल्कुल। इंटरजेक्शन क्या थे? ये तो अभी मैं तुम लोगों को कल भी बताया। इंटरजेक्शन क्या थे? इमोशंस वाले। उसमें वर्ड्स थे जो, उनसे वर्ड्स हमें ये बताते थे कि अल्लाह किसको शो कर रहा है, हुर्रा क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है। प्रेपोजिशन क्या थी? ऑन कहाँ यूज करते थे? सरफेस के ऊपर कोई चीज। इन कहाँ यूज करते हैं? इनटू का भी यूज करते हैं इकट्ठा। क्लोज सरफेस में कोई चीज डालने के लिए। अच्छा, टू और टूवर्ड्स कहाँ यूज करते हैं? हाँ, हमें नहीं पता कि डेस्टिनेशन क्या होगी, हमें ये पता कि मूवमेंट हो रही है। एक्टिव पैसिव पे आ जाते हैं। एक्टिव पैसिव में क्या डिफरेंस है? पैसिव में क्या करते हैं हम? ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की प्लेसमेंट चेंज कर देते हैं। उसका एक बेसिक फॉर्मूला था, क्या था? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस, तो हेल्पिंग वर्ब लिखवा दो ना आगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हियर। अच्छा, जो भी सेंटेंस होगा, ये चार चीजें कांस्टेंट रहेंगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहेगा। प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कौन से हेल्पिंग वर्ब थे? इज एम आर। इज एम आर ऑब्जेक्ट पहले, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और कॉन्टिन्यूस में क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में सर इज एम आर थे। सब में आएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये सब में आएगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम आर ना आएंगे। थैंक यू सर। ठीक है सर। अच्छा जी, कॉन्टिन्यूस में हम क्या यूज, क्योंकि देखो मेन वर्ब हमने थर्ड लगानी है, ये कांस्टेंट है, तो फिर हमने आईएनजी वाला सीन डालने के लिए बीइंग लगा देते होते हैं कॉन्टिन्यूस में। अच्छा जी, परफेक्ट में क्या करते हैं? बीन लगा देते हैं, हैज एफ के साथ बीन लगा देते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई कोई मुझे कह रहा था ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होता, चेक कर लिया था, होता है। किसने कहा था? किसी ने कहा था? इधर भी कोई, किसी के कोई एक बच्चे ने कहा था ना, ही वॉज ब्लैंक। नहीं मैडम, नहीं होता। मैंने खुद से थोड़ी इंग्लिश याद करनी है। हाँ जी, फॉर्मूला वो तो मजे का था। हैज बीन, हैव बीन प्लस बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और ऑब्जेक्ट। यही सेम पास्ट के साथ उधर वॉज वर आ जाएगा, ऐसे ही है ना, हैड आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा, और फ्यूचर का भी सेम रहेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंस फॉर नहीं करते इसमें इस्तेमाल, वो देता ही नहीं है। अगर दे भी दिया तो वो तो नहीं ना कुछ चेंज हो रहा, उसको तो एज इट इज नीचे उतारना है, वैसे देता नहीं है सिंस फॉर इसमें। रह गए डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो कल किए थे। दो तरह की स्पीचेस होती हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच जो आपको बताई जा रही है, रिपोर्टेड वो जो कोई बता चुका है। तीन तरह की इसमें कंडीशंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मतलब कि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट, अंदर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में सिर्फ प्रोनाउंस चेंज होते हैं, और जो वर्ड्स हैं नाउ, देन, यस्टरडे, दैट डे, वो वाले वर्ड्स चेंज होते हैं जो मैंने आपको दिए थे। बाकी सब सेम रहता है। मसला किधर है? पास्ट में। पास्ट में अगर अंदर पास्ट है और बाहर पास्ट है, अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंट का जो भी टेंस होगा वो अपने पास्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट, इसी तरह सारा चेंज। पहली कंडीशन हो गई।
फ्यूचर पे आ जाए, फ्यूचर है तो विल, शेल, कैन वगैरह वुड, शुड, कुड में चेंज हो जाएगा और प्रोनाउंस चेंज होंगे, बाकी सेम, नहीं छेड़ेंगे उसको। अब मसला आ गया, बाहर भी पास्ट है अंदर भी पास्ट है। पास्ट इंडेफिनेट है तो वो जाएगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, 1 2 3 4 कर दो, 1 3 में 2 4 में। इंडेफिनेट है तो परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अंदर पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट परफेक्ट, अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बाकी दो सेम रहते हैं, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होता। बस खत्म, क्लियर। चलो छुट्टी करो अब। ये हमने डिटेल में पढ़ा, ये बस इनकी एक रिवीजन सेशन था, आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा।